विभूतियाँ आई हुई हैं। हम इस्लामिया कॉलेज की ओर से उन सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इसी कड़ी में हमें यह भी कहना है कि ये प्रतियोगिता अभी कुछ ही पलों में प्रारंभ होने जा रही है। बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि वाद विवाद प्रतियोगिता में समय का ध्यान रखेंगे और उसके बाद जो आपका मौजू है, जो शीर्षक है, उसका ध्यान रखेंगे और अपने कंटेंट्स में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसी बातें न हो जो किसी को चुभें। बातें सही हो लेकिन थोड़ी सी शालीनता में हो तो अच्छी लगती हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रवक्ता इस्लामिया कॉलेज फिरोजाबाद के प्रधानाचार्य जनाब इस्लाम साहब यहाँ पर हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि डाइस पर आवें, हम लोग हौसला अफजाई करें। मोहम्मद इस्लाम साहब। मियाँ साहब इस्लामिया इंटरमीडिएट कॉलेज के सरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलसे के मौके पर आज आखिरी दिन डिबेट कंपटीशन का प्रोग्राम है और इस डिबेट कंपटीशन के प्रोग्राम में आप शहर भर से कई स्कूलों से, बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालयों से आए हुए सभी विद्यार्थियों का और प्यारे बच्चों का स्वागत है। हम मंच पे बैठे हुए चीफ गेस्ट फॉर डिबेट कंपटीशन मुफ्ती मोहम्मद आसिफ अंजार नदवी साहब का भी खैर मकदम करते हैं और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे जनाब हफीजुल हसन साहब की भी हम खैर मकदम करते हैं, जो कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अब बहुत ही ज़्यादा हमें सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द प्रोग्राम मिस्टर दिनेश मणि त्रिपाठी। अभी वो आ रहे हैं, डिबेट के बीच में वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। इसके अलावा आज हमारे निर्णायक मंडल में हमारे जजेस में जो हैं वो हमारे दाहिने हाथ यानी आपके बाएं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, गवर्नमेंट कंपोजिटिंग जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल एवं रिसर्चर हैं एमईटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के। आप हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। बीच में बैठे हुए हैं डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर। वो हमारे सामने बीच में हाजिर हैं। और हमारे बाएं हाथ जनाब रहमत रहीम साहब, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश, गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज चौरी चौरा गोरखपुर में आप टीचर हैं। तो इस प्रकार जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और नियम और शर्तों के बारे में हम सभी को आपको अवगत कराना चाहते हैं। ये हमारे दाहिने हाथ यानी मंच के पूरब की तरफ ये फॉर यानी पक्ष वाले विद्यार्थी बैठे हुए हैं जो अपने तर्क को प्रस्तुत करेंगे और हमारे बाएं हाथ यानी मंच के पश्चिम दिशा में अगेंस्ट वाले यानी विपक्ष वाले जो है वो बैठे हुए हैं। एक पक्ष वालों से एक कंपटीशन वाले आएंगे और एक विपक्ष वाले से आएंगे। आपको बता दिया जाता है कि 4 मिनट की अवधि है। 4 मिनट प्रतियोगिता जो है उसका एक समय सीमा है, उसको समय के अंदर समाप्त करना है। 4 मिनट की अवधि आपको प्रदान की जाएगी। 4 मिनट होते ही एक बेल बजा दिया जाएगा, वहीं आप अपनी बात को ख़त्म करेंगे। 3 अभिव्यक्तियों में आपको अपनी बातों को प्रस्तुत करना है। कंटेंट विषय से आप किनारे न हो। आपकी स्टाइल 5 था लेकिन संख्या ज़्यादा हो गई है, ऑल ओवर 50, तो उसको कम करके 4 किया गया है। और आपकी भाषा शैली, इन तीनों पर आपको विशेष बल देना है। आपके जजेज इन्हीं तीनों पर आपका निर्णय करेंगे। मैं अपने साथी, मैं शाहिद नबी, इसी विद्यालय में हिंदी का अध्यापक, आपके पक्ष का मैं संचालन करूंगा। जो बच्चे पक्ष के लिए आएंगे उनका संचालन करूंगा। और हमारे साथी अब्दुल कलाम आज़ाद, सीनियर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, वो अगेंस्ट यानी फार के लिए करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं। और प्रोग्राम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं नाम दूंगा
फॉर के लिए आयुषी ओझा, आयुषी ओझा आए। और ऑनलाइन शिक्षा समय की मांग, ऑनलाइन एजुकेशन वक्त का तकाजा, इस पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे, अपने तर्क को प्रस्तुत करेंगे आयुषी ओझा। इसमें आप जो आपने कंठस्थ किया है उसी को बोलेंगे, आप देख के नहीं बोलेंगे। ये कोई प्रतियोगिता जो है ऐसे नहीं है। मोबाइल भी ऑफ करिए। 4 मिनट कैसे होगा? इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है ना? शुरू करें। किनारों पे लहरें गिनने वाले कहाँ समुद्र का सफर करते हैं। किनारों पे लहरें गिनने वाले कहाँ समुद्र का सफर करते हैं। मौज गरजने वाले बादल कब धरती को तर करते हैं। बिना सोचे समझे विचार किए विपक्ष में आ खड़े हैं। बिना तर्क की बहस करते हैं जनाब, गजब करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और यहाँ उपस्थित सभी निर्णायक मंडल एवं मेरे भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आयुषी ओझा, आरपीएम अकादमी कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता ऑनलाइन एजुकेशन समय की मांग पर पक्ष में अपना मत रखना चाहती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन एजुकेशन एक समय की मांग है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो शिक्षा का माध्यम ऑनलाइन करना ही होगा। ग्रामीण प्रधान इन्हीं सब को लेकर के मतभेद करते हैं। ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी नई क्रांति को मानना नहीं है तो ये इस पे मतभेद करते हैं। इस पे मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति याद आ गई कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महोदय, पिछले 1-1.5 महीनों से सभी संस्थानें बंद रही हैं। इस पर सभी शिक्षागण और एवं उनके विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो सरल सी बात है, ऑनलाइन कक्षा कोरोना समय में कितना ही महत्वपूर्ण था। और ऐसे में मेरे विपक्षी वक्ता यह कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में कोई लाभ नहीं है, उसमें बहुत ही नुकसान है। तो मैं उनसे यह कहना चाहूंगी, ऑनलाइन कक्षा एक पढ़ाई है। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे अच्छी एक forgotten may I take my page please? भूल गए, forget it. Doesn't matter. इस डिबेट कंपटीशन में इस टॉपिक पे जो पहली डिबेटर अगेंस्ट पे बोलने वाली हैं प्रगति उपाध्याय, प्लीज कम टू द डैश। अगेंस्ट है, 1 फॉर एंड अगेंस्ट। नमस्कार, मैं प्रगति उपाध्याय। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ऑनलाइन शिक्षा कुछ 2-3 सालों से ही प्रचलन में आई है। सारे स्कूल कॉलेज कोविड के कारण बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया, तो ऑनलाइन शिक्षा ही माध्यम था।
लेकिन ये उस समय के लिए सही था। और मेरे विचार से कुछ छात्रों ने अभी कहा कि ऑनलाइन शिक्षा ही होनी चाहिए, ये मेरे विचार से सही नहीं है। मैं आप सभी को एक रिपोर्ट बताना चाहूंगी। इंटरनेशनल रिपोर्ट 2021 के अनुसार यदि ऑनलाइन शिक्षा के 20% फायदे हैं तो वहीं 80% तक नुकसान है। ये रिपोर्ट मैं या आप नहीं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। और मुझे लगता है यदि इतने बड़े पैमाने पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है तो वो गलत तो होगी नहीं। साथ ही दोस्तों देखें तो ऑनलाइन शिक्षा के समय बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं छात्र और शिक्षक के बीच समन्वय नहीं स्थापित हो पाता ऑनलाइन शिक्षा के दौरान। और मुझे लगता है यदि समन्वय ही स्थापित नहीं होगा छात्र और शिक्षक के बीच तो पढ़ाई तो कोसों दूर की बात है। साथ ही देखा जाए तो लॉकडाउन के समय घर घर में स्मार्टफोन आए, लेकिन उनका उपयोग पढ़ाई के लिए कम और पबजी और फ्री फायर खेलने के लिए ज्यादा किया गया। धन्यवाद। देखा जाए तो ऐसे बहुत से वीडियोस देखे गए जो उन्हें पढ़ाई से विचलित करते हैं। मैं दूसरों की बात क्यों ही करूं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों, मैं क्लास 10th में ह्यूमन आई का वीडियो लेक्चर देख रही थी यूट्यूब से। तभी यूट्यूब पर आया, ये 30 मिनट की वीडियो देखी और 3 दिन में टॉपर बनी है। मैं पढ़ाई छोड़ उस वीडियो को देखने लगी। और दोस्तों, उसका जो कहें तो परिणाम, जो कहें निष्कर्ष, जो कहें सार, वो कुछ नहीं निकला, जबकि मेरा 30 मिनट का समय भी बर्बाद हुआ। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, इसके कारण हम ऑनलाइन शिक्षा में 7 से 8 घंटे तक लगातार स्क्रीन पर देखते रहते हैं। कहें तो जो स्क्रीन टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आंखें खराब होना, सिर दर्द, ऐसे बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और जो यहाँ मेरे साथी मौजूद हैं, आखिर यही तो भारत का भविष्य है। अगर यही नहीं स्वस्थ रहेंगे तो भारत का भविष्य पर तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, भारत का भविष्य तो खतरे में आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मैं इसके विपक्ष में यहाँ खड़े होकर अपनी बात प्रस्तुत कर रही हूँ। साथ ही देखा जाए तो ऐसी बहुत सी समस्याएं, यहाँ कई शिक्षकगण मौजूद हैं जो बोर्ड की कॉपियां साइन करते होंगे, या उससे बड़े भी कॉलेज के शिक्षक मौजूद हैं। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें एक प्रति में निकला था कि जो शिक्षक बोर्ड की कॉपियां साइन करते हैं, उन्होंने एक बड़ी शानदार तरीके से लिखा था कि जो ऑनलाइन क्लास हुई है उसके बाद जो बच्चे बोर्ड दिए हैं उन्हें कॉपी लिखने का तरीका तक नहीं मालूम है। ये सब हुआ है ऑनलाइन शिक्षा के कारण। बच्चे व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, उनका उपयोग करके वो शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। देखा जाए तो वो ऑनलाइन शिक्षा के दौरान टीचर पर, शिक्षक पर गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, और वे जानते हैं कि वे शिक्षक की पहुंच से बहुत दूर हैं, इसीलिए उन्हें कोई चिंता नहीं। लेकिन उनकी ये मानसिकता उन्हें तो खराब करेगी, समाज को भी खराब करेगी, और धीरे धीरे पूरा देश खराब होगा। दोस्तों, समय की थोड़ी कमी है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास। हम जानते हैं कि शिक्षक का आदर करना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन इस ऑनलाइन शिक्षा ने उन सभी मर्यादाओं को भंग कर दिया है। यहाँ बहुत से शिक्षक हैं जो ये जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो आदर करना तक भूल गए हैं। और इसी संदर्भ में मैं प्रगति उपाध्याय आप सभी के समक्ष एक बड़ी ही शानदार सी कविता सुनाने जा रही हूं। अगर अच्छा लगे तो तालियों के साथ स्वागत जरूर कीजिएगा। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, संसार सारा शिक्षक के पीछे चलता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है। शब्दों पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा को अंबर से जोड़ सकता है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला। कुछ उदाहरणों के द्वारा बताना चाहूंगी कि याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला। बालक चंद्रगुप्त को सम्राट भी बनाया था, बालक चंद्रगुप्त को सम्राट भी बनाया था। एक शिक्षक ने ही अपना लोहा मनवाया था। शिक्षक से ही अर्जुन युधिष्ठिर आदि नाम है,
शिक्षक से ही अर्जुन, युधिष्ठिर आदि नाम है, और शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की अनदेखी से बालक रावण तक कहलाते हैं। शिक्षक की अनदेखी से बालक रावण तक कहलाते हैं, और शिक्षक की ही दया से बालक भगवान राम बन जाते हैं। धन्यवाद। इसके बाद कार्तिक सिंह, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आप अपने नाम के अलावा अन्य कोई परिचय नहीं देंगे। होना तो ये चाहिए कि आप ड्रेस में भी ना आए, ताकि एक दृष्टिकोण न बन पाए कि आप किस विद्यालय के हैं, किस क्षेत्र के हैं। लेकिन अगर आप आ गए हैं तो आप आइए और केवल अपना नाम बताएंगे और नाम के अतिरिक्त कोई भी अभिव्यक्ति नहीं देंगे। कार्तिक सिंह, दूसरे नाम के हैं फॉर पे कार्तिक सिंह। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वै कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात जिसे चोर ना चुरा सके, जिसे कोई राजा अपने अधीन ना कर सके, जो भाइयों में ना बांटा जा सके, और जो खर्च करने केवल मात्र बढ़ता हो, सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ वो धन विद्याधन है। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित निर्णायक समिति, समस्त शिक्षकगण एवं अन्य विद्यालयों से यहाँ उपस्थित मेरे प्रतिद्वंदियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कार्तिक सिंह, आरपीएम अकादमी कक्षा 10 का छात्र, आज यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन समय की मांग विषय के पक्ष में अपने विचार रखना चाहूँगा। ऑनलाइन शिक्षा, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस विषय से यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अवगत होगा और इसे परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। ऑनलाइन शिक्षा न केवल विद्यार्जन का एक अच्छा माध्यम है, अपितु अपने ज्ञान का विस्तार करने का एक अच्छा साधन भी है। जैसे यदि कोई छात्र घर बैठे विदेश के विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों से ज्ञानार्जन करना चाहता है, तो वह बिना वहां जाए ही घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उनसे शिक्षण ग्रहण कर सकता है। साथ ही साथ विस्तारित क्षेत्रों के बच्चों के साथ वह प्रतियोगिता कर अपनी एकाग्रता एवं कुशाग्रता को बढ़ाता है, जो कि उसे सामाजिक संसार से जोड़ने के लिए अत्यावश्यक है। महोदय, अगर मैं बात करूं प्रौढ़ शिक्षा की, अर्थात वे लोग जिन्होंने किन्हीं कारणवश अपना अध्ययन मध्य में ही छोड़कर रोजगार अपना लिया हो, तो ऐसे में मैं अपने विपक्षी वक्ता जो इस ऑनलाइन शिक्षा की इतनी अवहेलना कर रहे हैं, उनसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर वही लोग अपने रोजगार के साथ साथ अपनी शिक्षा को फिर से जारी रखना चाहें, तो क्या उनकी औपचारिक शिक्षा प्रणाली उन्हें उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है? क्या वह उनके शेष समय में उसे शिक्षण देने में सक्षम है? इसका सीधा उत्तर है नहीं, परंतु ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वह अपने शेष समय में अपने रोजगार के साथ सामंजस्य बिठाते हुए शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। इसी संदर्भ में मुझे उस कुप मंडूक की एक कथा याद आती है, जिसके लिए उसका कुआं ही उसका संसार समान था। ठीक कुछ उसी प्रकार औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्रों का संसार एक निर्धारित क्षेत्र तक सीमित एवं बाध्य हो जाता है और वह एक सीमित क्षेत्र तक ही सोच सकते हैं, परंतु ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वह अपनी कुशाग्रता एवं एकाग्रता को कई ज्यादा सीमा के पार ले जाकर सोच सकते हैं। जैसा कि अगर महोदय, अगर हम यह मानने को तैयार हैं कि गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा सर्वव्यापी एवं सर्वश्रेष्ठ थी, तो हम इस बात को भी कैसे झुटला सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूं उन वर्षों की जिन्हें हम कोरोना काल के नाम से भी जानते हैं। वे 2 गत वर्ष जिनके अंतर्गत सभी संस्थान ठप पड़ गए थे, सभी विद्यालय एवं कॉलेज बंद पड़ गए थे और सवाल खड़ा हो उठा था बच्चों के भविष्य पर। ऐसे में बच्चों और किताबों के बीच बैठे हटते हुए सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हमें आवश्यकता थी एक साधन की। वह साधन जो इस सामंजस्य को बनाए रख सके, और इसी के संदर्भ में आ पड़ी ऑनलाइन शिक्षा। और आज वही लोग जो उन 2 गत वर्षों में ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर यहां पर आज पहुंचे हुए हैं, आज उसी की अवहेलना कर रहे हैं। महोदय, समय की बद्धता होने के कारण मैं अपनी वाणी को कुछ चंद पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा कि कोरोना की चाल कबीरा, शिक्षा हुई बेहाल कबीरा, बंद हुए सारे शिक्षालय, बच्चे हुए निदाल कबीरा।
ऑनलाइन शिक्षा आ गई, खड़े हुए सवाल कबीरा, निर्धन बेबस बच्चों का पूछे ना कोई हाल कबीरा, पूछे ना कोई हाल कबीरा। धन्यवाद। अगेंस्ट में बोलने वाली प्रगति उपाध्याय ने अपने कुछ मजबूत आर्गुमेंट्स रखे थे। कुछ उससे भी ज़्यादा अच्छे आर्गुमेंट्स के लिए मैं दावत देता हूँ तस्मिया परवेज़ को। कि सूरज की रोशनी को तुम जुगनू दिखाते हो, कि सूरज की रोशनी को तुम जुगनू दिखाते हो, गरीबों की उम्मीदों का दीपक बुझाते हो, कहते हो कि शिक्षा के बल पर बढ़ रहा है देश। अजी कहते हो कि शिक्षा के बल पर बढ़ रहा है देश, तो फिर क्यों तुम ज्ञान की गंगा पर पहरा बिठाते हो। सुप्रभात। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित प्रबंधक महोदय, निर्णायक दल, गुरुजन वृंद एवं यहाँ उपस्थित विभिन्न विद्यालयों से आए विद्यार्थियों का मैं तस्मिया अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग ले रही हूँ। मैं ऑनलाइन एजुकेशन समय की मांग के विपक्ष में अपना मत रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा एक ऐसा साधन है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुनिश्चित करते हैं। शिक्षा एक ऐसी नींव है जिस पर आधुनिक भारत के समूह खड़े हैं। ऐसे में हमारे देश को एक अति विशेष शिक्षा की जरूरत है, एक औपचारिक शिक्षा की जरूरत है, एक सस्ती शिक्षा की जरूरत है। किंतु बड़े ही दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत जैसा देश, जहां पर 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनके पास मोबाइल फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है, और ऐसे में मेरे विपक्षी वक्ता उन्हें ऑनलाइन शिक्षा के लिए विवश कर रहे हैं। मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि महामारी के दौरान आई इस ऑनलाइन शिक्षा की प्रथा को पारंपरिक शिक्षा के समक्ष एक विकल्प के तौर पर रखते हुए कि जरा भी सोचना चाहेंगे कि ये स्वयं इसी पारंपरिक शिक्षा को अर्जित करके, कि ये स्वयं इसी औपचारिक शिक्षा को अर्जित करके यहाँ तक आए हैं और आज ये इसी पारंपरिक शिक्षा को एक विकल्प का नाम दे रहे हैं। मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि वो मजदूर का बच्चा जिसके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ऐसे में मेरे विपक्षी वक्ता हर बच्चे तक शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे। ऐसे में उस बच्चे के पास एकमात्र साधन है औपचारिक शिक्षा को अर्जित करने का। सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा में हम बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाकर पुस्तकीय ज्ञान से तो परिपूर्ण कर सकते हैं, किंतु व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा में हम समूह में रहकर अपनी नेतृत्वीय क्षमताओं का विकास करते हैं, अतिरिक्त ज्ञान की पूर्ति करते हैं, किंतु ऑनलाइन शिक्षा में बच्चा एक मोबाइल फोन, कंप्यूटर और कमरे तक ही सीमित रह जाता है, जो उसे सामाजिक रूप से दूर कर रहा है, जो उसे व्यक्तिगत रूप से दूर कर रहा है। वो छोटे बच्चों की कनकियां निकट दृष्टि दोष जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि नई शिक्षा की नीति कोई बड़ी नहीं है, केवल साधन संपन्नों तक ही सीमित है। न जाने कितने सपनों को ये चूर चूर करती है, ये अखंड भारत को ये खंड खंड करती है, धन्यवाद। एक ऐलान है, जबकि अगले मैं प्रतिभागी को बुलाऊं, एक ऐलान सुन लीजिए। जो सूबाई टीमें आई हुई हैं, पिछले 2 दिनों से यहाँ पे रुकी हुई हैं, वो यहाँ उनके टीम लीडर जो हैं वो नजमुल हसन साहब जो लाइब्रेरी में हाजिर हैं, उनसे आकर आप मुलाकात कर लीजिए। जो बाहर की टीमें आई हुई हैं वो उनके टीम लीडर लाइब्रेरी में आकर नजमुल हसन साहब से मुलाकात कर लीजिए। अब ऑनलाइन शिक्षा समय की मांग, वक्त की ज़रूरत, वक्त का तकाजा, इस पर अपने
पक्ष रखने के लिए हम आवाज़ दे रहे हैं मोहम्मद जमशेद। और एक बार मैं फिर ऐलान कर रहा हूं कि आप अपना परिचय केवल नाम दें, नाम के अतिरिक्त अन्य कोई भी परिचय ना दें कि आप किस विद्यालय से हैं, कहां से हैं। ये आप परिचय देने में आप निर्णायक मंडल को असमंजस में डाल देते हैं, एक दिमाग में एक दृष्टिकोण बन जाता है। इसलिए आप केवल अपने नाम का परिचय देंगे, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह का कोई भी परिचय नहीं देंगे। मोहम्मद जमशेद पक्ष के लिए। Good morning, respected judges and honorable chief guest. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज गोरखपुर की इस अजीम शान मुसाबकाती प्रोग्राम में डिबेट के लिए जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है वो है ऑनलाइन एजुकेशन, वक्त की अहम ज़रूरत। हज़रात, महात्मा गांधी ने तालीम की अहमियत बताते हुए कहा था कि तालीम ही ऐसा वसीला है जो एक तालिब इल्म की सलाहियतों को बरोए कार लाकर इस काबिल बना सकता है कि वह हर शोबे ज़िंदगी के मसाइल को सही तौर पर समझे और इन्हें हल कर सकें। 20वीं सदी में हिंदुस्तान में तालीमी नज़रियात की तोसी और तरक्की ने हिंदुस्तानी आवाम के शऊर को बढ़ाने में अहम हिस्सा लिया। हर शोबे में यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई, इस्लामी मदरसों और मकतबों की तादाद में भी इजाफा हुआ। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि तालीम और तरीक़े तालीम हमेशा वक्त, हालात और असली तकाज़ों के पेश नज़र तब्दील होते रहते हैं। आज कंप्यूटर और नेटवर्क ने ज़िंदगी भर तालीम हासिल करने के लिए इतने वसी और वाफर मौक़े पैदा कर दिए हैं जिसके ज़रिए हम तरसील इब्लाग के सभी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ज़मान व मकान के तमाम हदूद को फलांग सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन मौजूदा वक्त में हर घर, हर बच्चा, हर नौजवान, बल्कि हर मुल्क की मजबूत आवाज़ बनती जा रही है। आज हाई से हाई एजुकेशन इन पुरखतर हालात में जबकि सफ़र करना दुश्वार हो रहा है, हासिल करने का एक ही रास्ता है और वो है ऑनलाइन एजुकेशन। ये वो फैक्ट है जिसको दुनिया की हर गवर्नमेंट, हर हुकूमत एक्सेप्ट कर रही हैं और चीख कर कह रही हैं कि अगर आज हमने ऑनलाइन एजुकेशन को वक्त की अहम ज़रूरत तस्वुर करते हुए एक्सेप्ट नहीं किया तो याद रहे हमारा बच्चा जहालत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगा। हज़रात, ऑनलाइन हमारे लिए रास्ता इतना आसान कर दिया है कि इंडिया में मौजूद अगर कोई बच्चा अमेरिका के किसी बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर, बल्कि मैं इससे भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि 7 कॉन्टिनेंट्स में से किसी भी कॉन्टिनेंट में अगर वो फलासफर मौजूद है और बच्चे के पास उस मुल्क की जर्नी के लिए उसकी वीक इकोनॉमिक की वजह से उसके पास पैसे नहीं हैं और बच्चे उससे पढ़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है और वो है ऑनलाइन एजुकेशन। जिन्होंने भी ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे से इनकार किया उन्हें अफसोस के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। मेरे सामने लॉकडाउन के हालात मौजूद है जिनमें जिन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और मदरसों के जिम्मेदारों ने ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम को शुरू किया उनके बच्चे के साल बर्बाद नहीं हुआ। और यही नहीं, स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े रहने का रिजल्ट है कि वो बच्चे आज भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। मगर जिन जिम्मेदारों ने ऑनलाइन एजुकेशन से अपने बच्चों को दूर रखा, नतीजा ये हुआ कि वो मुसलसल 1 साल की एजुकेशन से महरूम हुए। ना क्लास में इजाफा हुआ, जो भी पढ़े थे सब भूल गए। आखिरकार इन बच्चों ने एजुकेशन को छोड़कर कारखानों और कंपनियों को चूज कर लिया। मैं मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के स्टेज से जस्टिस जजेस एंड ऑनरेबल चीफ गेस्ट की मौजूदगी में इस बात को कहता हूं कि माहिरीन ने पेश गोइन की है कि ऑनलाइन एजुकेशन की अगली लहर शुमाली अमेरिका और यूरोप में नहीं बल्कि अफ्रीका, हिंदुस्तान और चीन जैसी नई उभरती हुई मंडियों में आएगी। ऑनलाइन एजुकेशन वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि हम एक जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया के स्कॉलर से एजुकेशन हासिल कर सकें। ऑनलाइन एजुकेशन से है तरक्की हमारी, ऑनलाइन एजुकेशन से है तरक्की हमारी। काश कि लोग इसे अपना लिए होते। शुक्रिया, थैंक यू। अगले पार्टिसिपेंट्स हैं जो अगेंस्ट में बोलेंगे। सानवी शाही।
शिशु कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बोहे चोट। सुप्रभात सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यापक गण, अन्य श्रोताओं तथा मेरे साथ उपस्थित सभी प्रतिभागियों, मैं सानवी शाही आप सभी के समक्ष आज एक वाद विवाद प्रतियोगिता में सम्मिलित होने जा रही हूं, जिसका विषय है ऑनलाइन एजुकेशन, समय की मांग। इसी के साथ मैं ऑनलाइन एजुकेशन के विपक्ष में अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। क्या हम उसी देश के वासी हैं जिस देश में गुरु दक्षिणा के नाम पर अंगूठा काट कर दिया गया था? क्या हम उसी देश के वासी हैं जिस देश में गुरु के चरण स्पर्श मात्र के लिए कबीर ठंडी रातों को गंगा तट पर लेटे रह गए? हाँ, हम उसी देश के वासी हैं। परंतु कहाँ है शिक्षक के प्रति शिष्य के मन में सम्मान और आदर? जिस देश की मिट्टी पर गुरु की प्रतिमा बनाकर शिक्षा प्राप्त करने वाले एकलव्य ने जन्म लिया, आज उसी देश की मिट्टी पर शिक्षकों के बनते हैं चलचित्र और चुटकुले, तथा इन्हीं गतिविधियों के समर्थन में आ खड़ी है हमारे साथ ऑनलाइन शिक्षा नीति। ऑनलाइन शिक्षा नीति ने भारत में बेरोजगारी दर 30% से बढ़ाकर 43% कर दिया था, जिसमें विद्यालयों में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, बस परिचालक आदि शामिल थे। ऑनलाइन शिक्षा नीति के कारण 14 जून 2020 को दृष्टिपटल से संबंधित समस्याओं में 30% बढ़ोतरी दर देखने को मिला, तथा 28 अगस्त 2020 को मनोचिकित्सकों ने दी थी चेतावनी। कहा, यदि चलती रही ऑनलाइन शिक्षा नीति तो कट जाएगा भौतिक दुनिया से नन्हे बच्चों का नाता। परंतु हद तो तब पार हो गई जब महाराष्ट्र की 15 वर्षीय किशोरी ने स्मार्टफोन न होने के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। रही बात मेरे विपरीत बोलने वाले वक्ताओं की, तो उनके लिए मैं यह कहना चाहूंगी कि जिंदगी भर गालिब भी गलती करते रहे, जिंदगी भर गालिब भी गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत की एक विश्वसनीय समाचार पत्रिका के एक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप यह आंकड़े सामने आए कि भारत में कोरोना काल जब ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन था, तब 37% बच्चे शिक्षा से पूर्णतः वंचित रह गए। क्या करेंगे हम ऑनलाइन शिक्षा नीति लागू कर उन छोटे बच्चों का? भारत की जनता नारे लगाती है सबका साथ और सबका विकास के। ऐसे में भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि हमारे आदिवासी वर्ग के मित्रों को शिक्षा प्रदान करी जाए। ऑनलाइन शिक्षा नीति लागू कर हम उन्हें शिक्षा से वंचित किस प्रकार रख सकते हैं? ऐसे लोग जिन्होंने एक सैलानी की हत्या कर उसका भक्षण कर लिया, क्या हम उनसे यह उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं कि वह महंगे डेटा, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि का प्रभावित और सही रूप से उपयोग कर पाएंगे? इसका उत्तर होगा शायद नहीं। अंत में समय की बद्धता को ध्यान में रखते हुए मैं बस स्वरचित पंक्तियों द्वारा बस इतना कहना चाहूंगी कि क्या करोगे उस भीड़ का जो 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर उतर आई थी? क्या करोगे उन बच्चों का जिन्होंने 2 वर्षों तक शिक्षा नहीं पाई थी? ना चले थे अर्जुन के तीर बैठ के घर के आंगन में, उन्होंने भी गुरुकुल में ही गुरुद्रोह से शिक्षा पाई थी, गुरुद्रोह से शिक्षा पाई थी। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी का दिन मंगलमय बीते। इसके बाद ऑनलाइन शिक्षा समय की मांग पर पक्ष के लिए आएंगे अमर रावत। प्यारे बच्चों, आप अपनी जगह पर खामोशी के साथ बैठे रहें और पूरे इस डिबेट प्रोग्राम का मजा लें, आनंद लें और सीखें। ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही चर्चित विषय है और ये आपके सामने जो कोरोना काल समाप्त हुआ है उसमें आप सभी ने देखा है, आप सभी ने उसका अनुभव प्राप्त किया है। ये एक आभासी कक्षा जिसने एक समस्या का हल वैकल्पिक शिक्षा के रूप में निकाल दिया और जो बौद्धिक क्षमता हमारी सुदृढ़ होती है, जिसका संवर्धन होता है, वो ये समय काल में उस अंतर को उत्पन्न नहीं होने दिया और आज हम फिर अपनी पारंपरिक शिक्षा में आ गए हैं। तो आप इसका सीख लें और इसका आनंद लें, इसको जानें कि क्या क्या इसकी खूबियां हैं और विपक्ष से देखें कि इसमें क्या क्या कमियां हैं जिसका सुधार किया जा सकता है। तो अब बोलने के लिए पक्ष में अमर रावत।
था टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना, था टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना, अब हुआ यह किस्सा पुराना, अब है ऑनलाइन शिक्षा का जमाना। नमस्ते आदरणीय अतिथि महोदय, निर्णायक मंडल, अन्य श्वेतागढ़ और मेरे प्रिय मित्रों, मैं अमर रावत वाद विवाद प्रतियोगिता में ऑनलाइन शिक्षा समय की मांग के पक्ष में बोलने के लिए उपस्थित हूं। आधुनिकता के इस युग में ऑनलाइन शिक्षा समय की सबसे बड़ी मांग है। इस युग में जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में हम लोग लॉकडाउन में अपने घर में कैदी की तरह बंद हो गए थे। मैं भी अपने घर में कैदी की तरह बंद था। मैं भी किसी से बातचीत नहीं कर पा रहा। शिक्षा की तो बात ही छोड़िए, मात्र उस समय ऑनलाइन शिक्षा ही मात्र ऐसा साधन था जिसके जरिए मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। आप लोगों ने भी प्राप्त की होगी। ऑनलाइन शिक्षा उस समय शिक्षा से जोड़ा रखा, हमको उससे अलग नहीं होने दिया, जिससे हम लोग आज भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त की। ऑनलाइन शिक्षा के जरिए और विपक्षी मित्र जिसे ऑनलाइन शिक्षा को बुरा बुरा कह रहे हैं, वे खुद ही उस समय अपने मोबाइल से पढ़ते थे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे। और मैं यही बात अब तो यही बात हो गई कि मन को भाए और गंगा में जाए। ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इसमें विद्यार्थी और शिक्षक को एक जगह उपस्थित होना जरूरी नहीं है। इसमें आप दूर दराज इलाके, शहर और शहरों में भी रह करके अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं इसके जरिए। और यह भी जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही समय पर एक ही वक्त उपस्थित हों। इसमें विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग जगह पर रहकर और एक ही अलग अलग समय पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसमें अगर कोई शिक्षक अपने वीडियो को बना करके व्हाट्सएप और अन्य ऐपों के जरिए भेज दे और उसे विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सके। अगर उसको, और ऑनलाइन शिक्षा का यह भी फायदा है कि अगर एक बार में कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको हम लोग बार बार देख करके अच्छे समझ सकते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से समय की सबसे बड़ी बचत होती है। जैसा कि अभी हमारे एक मित्र ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा अगर हम दूर दराज इलाकों में बैठे हैं तो उससे वहां से हम आसानी से कम पैसे में, अगर वहां हमारे पास पैसे नहीं है तो हम जा नहीं सकते वहां पर, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त, हम लोग अपने घर पे ही बैठ करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन और किसी भी क्षेत्र में क्रांति धीरे धीरे ही आती है। जैसा कि हमारे भारत देश आजाद हुआ है तो उसमें 200 वर्ष लगे, जिसमें हमारे देश के लोगों के राष्ट्रीयता भावना धीरे धीरे ही पनपी। उसी तरह ऑनलाइन शिक्षा भी धीरे धीरे ही विकसित होगी। ऑनलाइन शिक्षा किसी बीमे से कम नहीं, ऑनलाइन शिक्षा किसी बीमे से कम नहीं। जीवन बिजली के साथ भी, बिजली के बाद भी, बिजली के बाद भी LIC की तरह जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही लाभदायक है। जैसा कि महाभारत में एकलव्य और अर्जुन, एकलव्य ने श्री द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उससे शिक्षा प्राप्त की और अर्जुन ने श्री द्रोणाचार्य के गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त की। लेकिन सबसे बड़ा धनुर्धर कौन निकला? एकलव्य। उसी तरह ऑनलाइन शिक्षा भी उपस्थित ना होकर भी उपस्थित है। ऑनलाइन शिक्षा, इसीलिए भारत सरकार ने भी अपनी नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया है। और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने PM ई-विद्या प्रोग्राम का शुरुआत किया, जिसके जरिए विद्यार्थी अच्छे शिक्षकों से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं कि आज हमारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, आज हमारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स मोहम्मद राशिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
सदर ज़ी वक़ार हकम साहिबान मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज गोरखपुर के इस अज़ीम शान प्रोग्राम में डिबेट के लिए जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया गया है वह है ऑनलाइन एजुकेशन मुफीद है या मुदिर। आज मुझे जिस पहलू पर रोशनी डालनी है वह है ऑनलाइन एजुकेशन नुकसानदेह। मैं अपने इस दावे को साबित करने के लिए आपके सामने 10 पॉइंट्स बयान करूंगा। पॉइंट नंबर 1, फेस टू फेस एजुकेशन हासिल करने में एक अजीब तरह का लुत्फ भी मिलता है जो ऑनलाइन में मिलना एटलीस्ट इम्पॉसिबल है। टीचर्स स्टूडेंट्स के सामने होते हैं, किताबें रूबरू होती हैं, हर पैराग्राफ की तौज़ीह एक्सप्लेनेशन टीचर्स स्टूडेंट्स के कैपेसिटी के मुताबिक उम्दा तरीके में फरमाते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट्स की 2 किस्में हैं, नंबर 1 सेंसिबल, नंबर 2 नॉन सेंसिबल। नंबर 1 के स्टूडेंट्स से कुछ फ़ायदा हासिल तो कर सकते हैं मगर नंबर 2 के स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए सिवाय नुकसानात के कुछ हासिल नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, मल्टीमीडिया मोबाइल के ज़रिए तालीम देने की सूरत में उनके मुस्तकबिल यानी फ्यूचर को ताबनाक और ब्राइटफुल बनाने के बजाय मज़ीद सियाह और ब्राइटलेस बनाना लाजिम आता है, क्योंकि जिस तरह नुकसानात इसमें छुपे हुए हैं उसी तरह इनविजिबल और नुकसान भी इनविजिबल यानी अदृश्य है। और इंसानी नेचर भी यही है कि इंसान अच्छाइयों के हसूल की तरफ कम और बुराइयों के हसूल की तरफ ज़्यादा माइल होता है। पॉइंट नंबर 4, ऑनलाइन एजुकेशन का रिलेशन कंप्यूटर पर डिपेंड करता है, जिसके लिए बहुत से आलात की ज़रूरत होती है जो काफ़ी महंगे होते हैं, जिसकी वजह से हर किसी के लिए ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करना मुमकिन नहीं है। पॉइंट नंबर 5, ऑनलाइन एजुकेशन की हिमायत करने वाले बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अब हर शख्स के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। इसका अर्थ फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, ये वो लोग हैं जो अर्थ फैक्ट से नावाकिफ है। जी हाँ, हिंदुस्तानी जंगलों और देहातों में भी बसता है, बल्कि 60 से 70% आबादी वहीं बसती है जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता है और बिजली गायब होती है तो हफ्तों कोई पूछने वाला नहीं होता। पॉइंट नंबर 6, इन सारी मुश्किलात पर काबू पा लिया जाए तो भी ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन यानी क्लासरूम में टीचर से सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्हें टीच करते हैं। पॉइंट नंबर 7, नए रिसर्च के मुताबिक ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स की जिस्मानी और जहनी सेहत पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। पॉइंट नंबर 8, घर का माहौल ऑनलाइन एजुकेशन की स्टडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स घर में गेम्स लाइक पबजी, फ्री फायर, सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह से मशगूल हो सकते हैं, जबकि स्कूलों और कॉलेजों में सीखने का माहौल मुनज़्ज़म है। तलबा डूबे हैं मल्टीमीडिया में कुछ इतना, तलबा डूबे हैं मल्टीमीडिया में कुछ इतना कि ऑनलाइन हो गया है आज का फितना। पॉइंट नंबर 9, इस निज़ाम का आगाज़ पहली बार कैलिफोर्निया ने 1982 में किया था और 1989 में अमेरिका की फ्रैंकस यूनिवर्सिटी ने उसे अपना लिया और 1998 आते आते अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने उसे अपना लिया। लेकिन यह तरीक़ा तालीम अब तक मकबूल नहीं हुआ। अगर ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेप्टेबल होता तो फिर क्यों स्कूल और कॉलेज खोलने की ज़रूरत पड़ती। पॉइंट नंबर 10, ऑनलाइन एजुकेशन के आड़ में आज जो करप्शन पैदा हो रहा है उससे पूरा वर्ल्ड वाकिफ है। यह करप्शन स्टूडेंट्स के कैरेक्टर में पैदा हो रहा है, उसके सिविलाइजेशन में पैदा हो रहा है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन वक्त की इतनी अहम ज़रूरत होती तो फिर आज बड़े बड़े थिंकर्स अपने बच्चों को लंदन, ऑक्सफोर्ड, कनाडा और अमेरिका नहीं भेजते, क्योंकि उनको पता है कि ऑनलाइन का तजुर्बा ऐसा कड़वा है जिसको एक अक्लमंद इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा बल्कि लॉकडाउन के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। लिहाजा आज मैं मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के स्टेज से कह रहा हूँ अपने हकम साहिबान और मोहतरम सामीन की मौजूदगी में कि पूरे एतमाद के साथ कहूँगा, अगर इस कौम को एजुकेशन के मैदान में डेवलप करना है तो ऑनलाइन को छोड़ना पड़ेगा और ऑफलाइन को इख्तियार करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम। इसके बाद अगले प्रतिभागी हैं आबिद आज़ाद। आबिद आज़ाद आ जाइए, ये अपना तर्क रखेंगे पक्ष में।
अस्सलामु अलैकुम। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षित होने से आप मानसिक और सामाजिक दोनों तरह से जागरूक होते हैं और लोगों के बीच सम्मान बढ़ता है। शिक्षा आपके आसपास होने वाली हर चीज से अवगत कराती है। यह एक व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करता है, क्योंकि हम शिक्षा के माध्यम से ज्ञान, कौशल और कई अन्य चीजें हासिल कर सकते हैं। शिक्षित लोग अपने शब्दों और कार्यों से समाज को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। यह एक व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में एक महान भूमिका निभाती है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। इसे प्राप्त करने में जीवन के और गुणवत्ता को समझने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अगेंस्ट में बोलने के लिए मैं दावत देता हूं राहुल साहनी को। आदरणीय निर्णायक मंडल, मुख्य अतिथिगण एवं छात्र के रूप में बैठे मेरे देश के भावी छात्रों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राहुल साहनी है। आज जो विषय है ऑनलाइन शिक्षा समय की मांग, इस विषय पर मैं अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब मैं वहां पर बैठा हुआ था तो कुछ पक्ष के साथी लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन शिक्षा मेरे लिए इतना फ़ायदा है, उस तरीके से फ़ायदा है। लेकिन मैं एक बात आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले कि जब लॉकडाउन लगा था तो छोटी सी बात के लिए कि जो ऑनलाइन शिक्षा है बहुत ही फ़ायदा करता है, बहुत ही फ़ायदा करता है। लेकिन एक बात ये सच है कि जो अपना पक्ष लोग के जो विचार हैं ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो उतना सत्य नहीं है। कुछ पेरेंट्स आधे घंटे के लिए मोबाइल दे देते हैं तो उनको चिंता होती है कि मेरे बच्चे का आँख ना खराब हो जाए, मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए, मेरा बच्चा मानसिक रूप से परेशान ना हो जाए। ऐसी ऐसी मतलब बातें सोचने लगते हैं। लेकिन पक्ष लोग के क्या सोचते हैं कि चलिए ऑनलाइन शिक्षा तो हमारे लिए क्या है, बेहतर है। ऐसा बात सच नहीं है। वर्चुअल दुनिया में अगर देखा जाए तो क्या होता है, लोग ऑनलाइन पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ाई करते करते बस ये लोग भूल जाते हैं कि वास्तविक दुनिया सच है कि रियल दुनिया सच है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन क्लास चलता है तो टीचर पढ़ाते तो ज़रूर हैं, लेकिन जब आई कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है तो बच्चे को ये लगता है कि हाँ कि टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा महसूस होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे इतना समझदार होते हैं कि क्या करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे रख देंगे सामने और अध्यापक देख चलिए बच्चा पढ़ रहा है। ये पक्ष लोगों का क्या है, विचार है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास शुरू होता है तो बैठ जाते हैं कि चलिए अब कुछ होमवर्क मिलेगा तो हम भी सहयोग कर देंगे। अरे सहयोग तो करना दूर है, ये छोड़िए। पहले ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चा पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो आप सहयोग कर रहे हैं ना, वो सहयोग करने की वजह से वो बच्चा आपके होमवर्क करने में जो आप सहयोग करती हैं वो पूरा नहीं, सही नहीं हो पाता है। ये क्या है, हमारे पक्ष लोगों का क्या है विचार है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा जो आप इतना फायदा बता रहे हैं, उस ऑनलाइन शिक्षा की वजह से कुछ पेरेंट्स का डिस्कनेक्शन हो जाता है, बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये ज़्यादातर क्या होता है, नुकसान होता है। बात करें शिक्षा की, शिक्षा हमेशा सहयोग करते रहते हैं कि जब बच्चे ऑनलाइन बैठते हैं, ऑफलाइन बैठते हैं तो हमेशा कहते हैं कि कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आए तो क्या करना हो, उसमें सहयोग मैं तुम्हारी कर सकता हूँ। इस विषय पर मैं एक कोटेशन, एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि तुम गिर कर देखो कोई नहीं आएगा उठाने, तुम उठकर देखो सब आएंगे गिराने। तुम गिर कर देखो कोई नहीं आएगा उठाने, तुम उठकर देखो सब आएंगे गिराने। न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों की मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। अरे न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों की मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। अरे सवाल जहर का नहीं था, उसे तो मैं पी गया। अरे लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब हिंदुस्तान के नागरिक जीत गया। दोस्तों, ये ऑनलाइन पक्ष के लोग बहुत ही फायदा बताते हैं ना, जब नुकसान की बात आती है ना, ये लोग शांत हो जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। इससे पहले कि अगले उम्मीदवार को बुलाया जाए, एक ऐलान है कि पेंटिंग का जो कंपटीशन हुआ था
उसका निर्णय अभी 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो जितने भी प्रतिभागी हैं अभी वो जाएंगे नहीं, यहाँ पंडाल में आकर जगह ले लें और अभी 10 मिनट के बाद अनाउंसमेंट होगा कि उसका विजेता कौन है, उसके बाद ही जाएंगे। अब अगले उम्मीदवार के रूप में हम नाम लेंगे मोहम्मद हंजला। पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे मोहम्मद हंजला। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सभी आज जानते हैं कि आज का यह ज़माना साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज के दौर में जहां हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़ भी साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर माकूल है। ऐसे ज़माने में हम तलबात के लिए भी साइंसदानों ने पढ़ने की एक नई तरकीब ईजाद की, जिसे हम ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। आज के ज़माने में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो रही है। ऑनलाइन एजुकेशन से एक तलबा का वक्त और पैसा, जो कि आज के तलबात के लिए बहुत ही कीमती चीज़ है, दोनों ही कम खर्च होते हैं। वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए हम तलबात को रहनुमाई फराहम की जाती है ताकि हमें किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश ना आए। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के ज़रिए हमें इस काबिल बनाया जाता है कि हम अपने मुताल्लिक़ा मज़ामीन पर गिरफ्त हासिल कर सकें। आज के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोग्रामों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर एक बड़ा मसला यह है कि इस ज़माने में गवर्नमेंट अपना किरदार ठीक तरह से अदा नहीं कर पा रही है। चूँकि ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे फराहम की जाती है, इसलिए बाद औक़ात इसके अखराजात एक आम तालिब इल्म की जेब से बाहर हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इस ज़माने में कोई ना कोई इक़दाम ज़रूर करे और हुकूमती सतह पर ऐसे प्रोग्रामों को कम फीस में चलाए। ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर एक बड़ा मसला यह भी है कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स और स्टाफ दस्तयाब नहीं हो पाते, जिससे हम तालिब इल्म अपना होमवर्क वक्त पर ख़त्म नहीं कर पाते। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम कहीं भी किसी भी वक्त अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। हमें किसी भी तरह की बाकायदा क्लासेस नहीं लेनी पड़ती। कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लेते हैं। आज के दौर में भी हिंदुस्तान में कुछ छोटे छोटे गांव में लड़कियों की तालीम के लिए उनके वालिदैन उन्हें घर से बाहर भेजने से डरते हैं। ऐसे हालत में यह ऑनलाइन एजुकेशन ही है जो उन बच्चियों के लिए अमानत साबित हुई है। आज के दौर में तो तलबात IIT, नीट, JEE जैसे इम्तिहानात भी ऑनलाइन एजुकेशन के दम पर बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। आज कुछ लोग ऑनलाइन एजुकेशन को नुकसानदेह बताते हैं। अगर यह नुकसानदेह है तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इतने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स कहां से आते हैं? अगर यह नुकसानदेह है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस ज़माने में कोई ना कोई इक़दाम ज़रूर करे। मुख्तसरन यह कि ऑनलाइन एजुकेशन जैसे प्रोग्राम हम तलबात का हौसला बढ़ाते हैं और हमें किसी भी उम्र में बगैर क्लासेस लिए पढ़ने की तलब पैदा करते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रोग्रामों की हौसला अफजाई करे और ऐसे प्रोग्रामों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मारुति नंदन मिश्रा स्टेज पर आए और अगेंस्ट में अपने तर्क प्रस्तुत करें। शिक्षा किसी व्यक्ति के विकास तथा किसी समृद्ध देश के लिए योगदान का कार्य करती है। शिक्षा बिना किसी सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी के एक अलग माध्यम के बारे में मैं अपने विचारों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम मारुति नंदन मिश्रा है। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय निर्णायक गण एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी शिक्षक गण तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाइयों को मेरी तरफ से सुप्रभात। जैसा कि आज का यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए, जिसका विषय है ऑनलाइन एजुकेशन, समय की मांग। इसके विपक्ष में मैं अपने विचारों को आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहूँगा। ऑनलाइन विचार व्यक्त करना चाहूँगा। हम लोग इसके लिए हम लोग पीछे बीते वर्षों में ले जाना चाहेंगे आप लोगों को। हम लोगों ने देखा कोरोना काल, कोविड-19 का जो पिछले बीते समयों में आया, जिसका बहुत ही बड़ा प्रकोप रहा, जिससे
सभी लोगों को बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हुई। इसको लेकर सरकार ने लगभग सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद शिक्षकों ने बच्चों का शिक्षा न प्रभावित हो इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का माध्यम अपनाया, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही तेजी से प्रचलन में आया। ऐसा नहीं है इससे पहले ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, परंतु बच्चे इस पे गंभीरता से नहीं लेते थे, इस पे ध्यान नहीं देते थे। ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जिसमें शिक्षक और छात्र घर पर बैठकर ही इंटरनेट द्वारा कनेक्ट होकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। परंतु महोदय, जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार उससे होने वाली लाभ के साथ साथ इससे बहुत ही बड़े नुकसान हैं। जैसा कि अभी हमारे भाई और बहनों ने आकर इसके बारे में बताया कि इससे कितने लाभ हैं, परंतु मेरे ख्याल से इनको इसके होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं है या ये बताना नहीं चाहते हैं। मैं इससे होने वाले नुकसानों को आप लोगों के सामने रखूं, इससे पहले आप सभी लोगों से मेरा एक प्रश्न है। आप लोग कल्पना कीजिए कि आपको घर बैठे बैठे उत्तम शिक्षा, आरामदायक शिक्षा प्रदान की जाए, परंतु शर्त है कि आपके आंखों की शक्ति को छीन लिया जाए, आपके स्मरण शक्ति, सोचने की क्षमता को कम कर दिया जाए, आपके अंदर अनेकों प्रकार की मानसिक जैसे डिप्रेशन तथा तनाव एवं शारीरिक रीढ़ की हड्डी संबंधी, शरीर में दर्द, इस प्रकार के अनेकों रोग दे दिया जाए, फिर यह शिक्षा दिया जाए, तो यहाँ पर कितने ऐसे उपस्थित लोग हैं जो ये शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे? महोदय, मुझे नहीं लगता है कोई ये शिक्षा ग्रहण करना चाहेगा, और यदि कोई करता भी है तो ये शिक्षा किसी कार्य की नहीं है, क्योंकि यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो ये किसी भी क्षेत्र में अपना उत्तम प्रदर्शन नहीं दे सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हमारे प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को गीता पढ़ना है तो इससे 2 घंटे पहले इसको फुटबॉल खेलना चाहिए, फिर गीता पढ़ना चाहिए, जिससे इसको गीता अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर अध्यात्म ज्ञान की बात हुई है, परंतु अध्यात्म ज्ञान या भौतिक ज्ञान, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोग का स्वस्थ होना सबसे जरूरी है। और इससे ऑनलाइन एजुकेशन से होने वाली सबसे बड़ी समस्या में से एक है बच्चों का रोगी होते जाना। हम लोग देख रहे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों के आंखों में चश्मे लगते जा रहे हैं, बच्चे अपने में ही परेशान है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। सोचिए, जो बच्चे, ये शिक्षा कौन शिक्षा है? हम लोग जानते हैं शिक्षा विकास के लिए कार्य करती है, बच्चों को विकसित करती है, परंतु ये एक ऐसा शिक्षा है जो हम लोग को विकसित ना करके हम लोग को देता है तो क्या देता है? डिप्रेशन देता है, जिसका परिणाम हम लोग को देखने को मिलता है। आजकल अधिकतर बच्चे, छात्र डिप्रेशन के कारण फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सोचिए, और यदि किसी भी देश की बात किया जाए जहां हम लोग जानते हैं हम लोग छात्र ही भविष्य है किसी देश के लिए, और यदि भविष्य ही अच्छा ना हो तो फिर ये देश किस तरह से विकास करेगा, ये सोचने वाली बात है। और भी इससे बहुत ही बड़ी नुकसान है महोदय। यदि मैं ये नुकसानों को गिनाना शुरू करूं तो समय अवधि कम पड़ जाए, परंतु मैं समय अवधि को ध्यान में रखते हुए केवल मुख्य समस्याओं को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इससे होने वाली एक नुकसानों में से ये भी है कि इससे बच्चे चरित्रवान तथा अनुशासित नहीं हो पा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत या किसी भी देश में शिक्षकों का कितना आदर और सम्मान होता है, परंतु आजकल देखा जाए तो बच्चे टीचर शिक्षकों के लिए गलत टिप्पणी का प्रयोग करते हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, इतने भद्दे कमेंट करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। सोचिए, ये छात्र किस तरह से चरित्रवान हो सकते हैं? ये चरित्रवान की परिभाषा तो नहीं है। और साथ ही साथ अनुशासन की बात की जाए तो अनुशासन का तो अर्थ ही बदल दिया जब से ऑनलाइन शिक्षा आया। बच्चे जब मन तब उठ रहे हैं, सोते हुए पढ़ना है, खाते हुए पढ़ना है, ये तो मुझे नहीं लगता महोदय कोई अनुशासन है। और ये इसी के साथ मैं एक पंक्ति के द्वारा आप लोग को समझाना चाहूंगा कि ऑनलाइन शिक्षा के बाद बच्चों के क्या स्थिति हुई है। ये ऑनलाइन शिक्षा क्या है भाई? ये ऑनलाइन शिक्षा क्या है भाई? बच्चों, शिक्षकों और गार्जियनों के बीच दूरी है बनाई। ऑनलाइन तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया पर कुछ समझ ही नहीं आई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एनसीईआरटी के सर्वे रिपोर्टों द्वारा पता चला, जो बहुत ही चौंकाने वाले रिपोर्ट थे। हमारे भाई कह रहे थे बहुत ही लाभदायक है, इससे पढ़ सकते हैं। किस प्रकार पढ़ सकते हैं जब 51% भारतवासियों को जो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे थे कुछ समझने में दिक्कत हो रही थी, तो ये किस प्रकार का शिक्षा है? केवल क्या? थैंक यू सर। सर बजा नहीं है इसलिए पता नहीं चला। डायस पे बैठे हुए हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान, सामने बैठे हुए जज हज़रात, दूर दूर से आए हुए हमारे जो स्कूल और मदरसे के इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जो आए हुए हैं, असातिज़ा कराम, प्यारे बच्चों,
ख़वातीन, मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज का ये 5 रोज़ा जलसा बेहद कामयाबी के साथ आज अपने आखिरी मरहले पर है। पिछले 5 दिनों में हमने कॉलेज की तरक्की के लिए जो काम किया था उसका इफ्तिताह हुआ था और परसों से ये हमारा सीरत गाजी शान जलसा चल रहा है। इस जलसे को कामयाब बनाने में बहुत से लोग सामने थे, लेकिन वो बहुत से हजरात थे जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, जो सामने नहीं आ रहे थे। सीरत कमेटी की कोशिश है कि उन हजरात को हम सामने ले आएं और दिखाएं कि इन लोग के कितने अजीम कारनामे हैं। ये इतना बड़ा जलसा जिसके लिए पिछले 3 महीने से मेहनत की जा रही थी और आज ये अपने कामयाबी की तरफ है। हमारे पास जो सबसे बड़ा नाम है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, जहाँ इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी के बहुत पुराने मेंबर हैं जनाब मोहिद्दीन सिद्दीकी साहब, वो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। सीरत कमेटी ने आज उनका एजाज़ करने का फ़ैसला लिया है और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ ले आएँ और सीरत कमेटी की तरफ से ये छोटा सा नजराना कबूल फरमाएँ। जनाब मोहिद्दीन सिद्दीकी साहब। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि बहुत से लोग हैं जो पर्दे के पीछे से जलसे की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ जलसे ही तक वो महदूद नहीं हैं। जब भी कॉलेज पर कोई ऐसी परेशानी आई है, जब भी कॉलेज को कभी किसी कानूनी राय की ज़रूरत पड़ी है, कानूनी मदद की ज़रूरत पड़ी है, तो हमारे कॉलेज के बहुत ही अहम रुकन, हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़िज़ मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब ख़ान एडवोकेट साहब हम लोग के शाना बशाना रहे हैं, हमेशा हम लोग की मदद की है। आज सीरतुन नबी कमेटी ने आपको एजाज़ देने का फ़ैसला किया है। हम मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब ख़ान एडवोकेट साहब से गुजारिश करेंगे कि आप इस एजाज़ को कबूल फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मैनेजर साहब, प्रिंसिपल साहब, कॉलेज के टीचर ज़ात और मुअज़्ज़िज़ अशख़ास जो मौजूद हैं, तालिब इल्म, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी इसी कॉलेज का क्लास 6 से लेकर क्लास इंटर तक का तालिब इल्म रहा हूँ और इसी कॉलेज से मैंने तालीम हासिल की। आप लोग भी कॉलेज में रहिए और एक मकसद के तहत रहिए और अपना एक एम बनाइए कि हमको कॉलेज में तालीम किस मकसद से हासिल करनी है। तालीम इस मकसद से हासिल करें कि मुझे कुछ बनना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कॉलेज की तालीम हासिल करें, कॉलेज का नाम रोशन करें और कॉलेज को आगे बढ़ने में भरपूर ताउन करें। फ़कत अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। हमारे बीच में बैंक से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत बड़ी शख्सियत जो बैंक के एक बहुत बड़े ओहदे पे कायम फायज थे, उसके बाद आपने तालीमी मैदान को चुना कि हम तालीम के मैदान में अपनी खिदमत देंगे। जिस तरह उन्होंने अपने बैंक
बहुत तरक्की दी, उसी तरह इस इदारे को भी तरक्की देने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब लियाकत अली साहब से है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ और सीरत नबी कमेटी की तरफ से ये छोटा सा एजाज़ कबूल फरमाएँ। मोहतरम जनाब लियाकत अली साहब जो इस कॉलेज के काउंसलर हैं, इस कॉलेज की मुंतज़मा कमेटी के मेंबर हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ। हमारे शहर में बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जिन्होंने पुश दर पुश से सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के मैदान को ही चुना, तालीम के मैदान ही में अपनी खिदमत दी और आज भी देते चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे। उसमें एक बहुत अहम नाम मिर्ज़ा नसीरुल्लाह बेग साहब का है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ और सीरतुन नबी कमेटी की तरफ से ये जो एजाज़ आपको दिया जा रहा है, मेहरबानी करके आप उसे कबूल फरमाएँ। मिर्ज़ा नसीरुल्लाह बेग साहब। मोहतरम आज़ाद साहब से गुजारिश है कि अब आप डिबेट के आपके आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मोहतरम आज़ाद साहब। जी, इसके बाद अगले उम्मीदवार का नाम है जो पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, सैयद तौफीक हसनैन हाशमी। सैयद तौफीक हसनैन हाशमी। ऑनलाइन एजुकेशन करे नवयुग का संचार। ऑनलाइन एजुकेशन करे नवयुग का संचार, जिससे विद्यार्थी कर पाए अपने सपनों को साकार। आदरणीय महोदय, निर्णायक मंडल और मेरे उपस्थित श्रोता साथियों, आज मैं सैयद तौकीर हसनैन हाशमी आपके सामने ऑनलाइन एजुकेशन समय की मांग विषय के पक्ष में अपने विचार रखना चाहूँगा। महोदय, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में प्राचीन काल से ही गुरुकुल की और आश्रम की परंपरा रही, लेकिन कालांतर में इसमें कई परिवर्तन आते गए और शिक्षा व्यवस्था ने अनेक सोपान तय किए। ऐसा ही एक बड़ा परिवर्तन आया, ऑनलाइन एजुकेशन। जी हाँ महोदय, ऑनलाइन एजुकेशन, जिससे शिक्षा प्राप्त करना हुआ और भी आसान। एक सुनहरे कल की शुरुआत। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली किसी वरदान से कम नहीं, जिसे शिक्षा का नवीनतम रूप माना गया। इसमें हम अपने सेल फोन, टैबलेट आदि से किसी से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब समय मिले, जहां समय मिले, हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा के दौरान, रसोई में खाना बनाते समय और हाँ, खाना खाते समय भी तो हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय की बचत तो होती ही है, साथ ही साथ इसमें ज्ञान की विविधता भी अधिक होती है और इससे हमें मौका मिलता है महोदय, हमें अवसर मिलता है कि हम सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों और शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त कर सकें। और इससे हमारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों और इंस्टीट्यूट का खर्च भी बचता है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार ने स्माइल प्रोजेक्ट के तहत स्कूली बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए रोजाना स्टडी मटेरियल पहुंचाने की पहल की। इस नई पहल से शिक्षा प्रणाली बाधित होने के बजाय और भी आसान हो गई। अब ऑनलाइन एजुकेशन सबकी जरूरत बन गई। जी हाँ महोदय, सबकी जरूरत। और हमारी सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए ई लर्निंग कार्यक्रमों का समर्थन कर रही है और इंटरनेट की स्पीड में गुणवत्ता लाने के लिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 तक इंटरनेट को 900 मिलियन तक पहुंचा दिया जाएगा। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में एक विशाल बाजार तैयार होगा। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी लाभान्वित होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे
और मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन एजुकेशन बजट के मामले में भी किफ़ायती है। क्यों? क्योंकि हमें किसी पुस्तक या स्टडी मटेरियल को खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब आप दो बातों पे ध्यान दें। पहली कि ऑनलाइन एजुकेशन पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ सब स्टडी मटेरियल ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, इसलिए कागज़ के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई कम से कम होगी और हमें पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। और दूसरी बात यह कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारी देश की महिलाओं के लिए भी एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ तो घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। महिलाएं घर में बैठकर ही कुछ भी सीख सकती हैं और दूसरों को कुछ सिखा भी सकती हैं। कक्षाओं में जो बच्चे धीमी गति से लिखते हैं उनके लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही लाभदायक है, और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से अपनी नॉलेज और दक्षताओं का निर्माण करता है और परिणाम स्वरूप वो स्वयं ही सीखता है। आज की शिक्षा प्रणाली को देखकर ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का भविष्य उज्जवल है और ये शिक्षा के मार्ग में क्रांति ला रहा है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन ही मात्र वो विकल्प है जो देश के डेवलपमेंट में कारगर साबित हुआ है, और महोदय ये सचमुच में किसी वरदान से कम नहीं। धन्यवाद। मोहम्मद उज़ैर डायस पे आएँ और अगेंस्ट में अपने तर्क रखें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव व मेरे छोटे बड़े भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और आज आप सभी महान विद्वानों की सभा में मुझे अपने विचार रखने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज आप सभी के समक्ष आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता ऑनलाइन एजुकेशन समय की मांग पे कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मान्यवर, मनोरंजन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मान्यवर, छात्रों के प्रति कक्षाओं में बॉडी लैंग्वेज वो आई कांटेक्ट जो शिक्षक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत होती है, जो ऑनलाइन कक्षाओं में समझना इसका बहुत मुश्किल है। मान्यवर, उपनगरी मुंबई के कॉलेज के शिक्षक कहते हैं, मुझे ऑनलाइन सत्रों के दौरान बच्चों के प्रतिक्रियाओं पर लगातार प्रतिक्रिया नहीं मिलती, जिसके वजह से शिक्षक के प्रभावशीलता को कम करता है। और मान्यवर, कक्षा में कितने छात्रों ने पाठ को पढ़ा और कितने छात्रों ने पाठ को समझा और कितने छात्र पीछे छूट रहे हैं, ये प्रश्न पारंपरिक कक्षाओं में भी उठते हैं, लेकिन इनका समाधान ऑनलाइन कक्षाओं में करना बहुत मुश्किल होता है। और मान्यवर, जो वातावरण, जो माहौल हमें विद्यालय जाकर कक्षाओं में बैठकर गुरु के सामने महसूस होता है, वो हमें ऑनलाइन कक्षाओं में बैठने पर नहीं होता है। इन सब के अलावा मैं आपको बताता चलूं कि मान्यवर, बच्चों को डिजिटल स्क्रीन पर घंटों बैठना पड़ता है, जिसके वजह से उनकी आंखों में समस्याएं हो सकती है। और मान्यवर, आज बच्चों की याद करने की शक्ति कम हो रही है, क्योंकि बच्चा हर एक चीज कंप्यूटर पर सेव कर रहा है। और मान्यवर, बच्चे उस रुचि से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करते जिस रुचि से वो विद्यालय में करते हैं। मान्यवर, आज हमारे बीच मोबाइल आ जाने की वजह से हमें मोबाइल नंबर याद होना बंद हो गया है, जिसके वजह से, और मान्यवर, मोबाइल नंबर याद होना बंद हो गया है। इसी तरह ऑनलाइन पढ़ाई आ जाने से बच्चों की मेमोरी लॉस हो रही है। और मान्यवर, राज्य इंटरनेट की उपयोगिता अलग अलग होती है। जैसे दिल्ली, केरल
मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में 40% से अधिक इंटरनेट की उपयोगिता होती है, लेकिन वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में यह अनुपात 20% से भी कम है। और मान्यवर, क्यूएस के सर्वे के अनुसार इंटरनेट की दिक्कत को भी देखें तो मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी की आती है। और मान्यवर, विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सन 2017 और सन 2019 के गांव के किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सिर्फ 42% परिवारों को ही 12 घंटे मुकम्मल बिजली मिलती है और वहीं 35% परिवारों को 1 से 10 घंटे बिजली मिलती है और 23% परिवारों को 1 से 8 घंटे मिलती है। और मान्यवर, हमने तो उन बच्चों का ख्याल ही नहीं किया। मान्यवर, हमने तो उन बच्चों का ख्याल ही नहीं किया जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उनके उपकरण नहीं होते। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए असमर्थ हैं। और मान्यवर, हमारे विपक्षी भाई ने कहा कि जो लोग पढ़ाई बीच में से छोड़ देते हैं और फिर ऑनलाइन एजुकेशन से वो पढ़ने लगते हैं, तो फिर मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, महज हमारी डिग्रियां कोई काम की नहीं अगर हमारे अंदर गुरु का सम्मान और आदर, बड़ों और छोटा का अदब अगर ना हो तो कोई काम की नहीं हमारी डिग्रियां। मान्यवर, समय समाप्त हो गया, टाइम इज ओवर। धन्यवाद। पक्ष के लिए अगले उम्मीदवार हैं अहुचस्म निजामी। आ जाएं, डाइस पर आ जाएं और अपने तर्क पक्ष में प्रस्तुत करें। अहुचस्म निजामी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित गुरुजनों, सहपाठियों और अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आज ऑनलाइन शिक्षा समय की मांग के पक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शिक्षा है अनमोल रतन, इसे पाने का करो जतन। शिक्षा लेना है जरूरी, तभी कर पाओगे जरूरत पूरी। करो पूरी अपनी बेसिक शिक्षा, नहीं चलाना पड़ेगा फिर रिक्शा। शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा हम किसी भी माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। आधुनिक युग में शिक्षा प्राप्त करने का एक सरल तरीका है ऑनलाइन शिक्षा। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन शिक्षा काफी प्रचलित थी। भारत में ये लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई, जबकि दुनिया के अन्य देशों में ये बहुत पहले से ही प्रचलित थी। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में जबरदस्त बदलाव आया, जिसमें लैपटॉप और ऑनलाइन कक्षाओं ने किताबों और कक्षाओं की जगह ले ली। कोरोना वायरस जैसी महामारी ने शिक्षा सहित मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को ये आईना दिखाया है कि हमें जीवन के हर तरीके को अपनाना चाहिए, विशेषकर आधारभूत आवश्यकताओं को। चूँकि शिक्षा आधारभूत आवश्यकताओं में से है और हमारा मौलिक अधिकार भी है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ऑनलाइन शिक्षा आधुनिक युग में एक वरदान की तरह है। जिसने किसी कारणवश शिक्षा ग्रहण नहीं की, वे ऑनलाइन शिक्षा से नए आयाम हासिल कर सकता है। वर्तमान समय में बड़े बड़े सिविल सर्विस, मेडिकल और इंजीनियरिंग, कानून आदि सभी की शिक्षा आज कई संस्थान ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा से समय बचता है, साथ ही छात्र घर पर आराम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बच्चे लगातार अपने शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा से पढ़ाने के नए तरीकों को सिखाते हैं और पढ़ने में भी रुचि रखते हैं।
ऑनलाइन शिक्षा से आप किसी भी विषय या टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, जिससे आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। कई छात्र ऐसे होते हैं जो कोचिंग सेंटर जाना तो चाहते हैं पर दूर होने की वजह से जा नहीं सकते। वे ऑनलाइन शिक्षा से लाभ उठाकर घर पर ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से छात्र किसी भी समस्या का समाधान अपने शिक्षकों से ले सकते हैं। साथ ही किसी भी वीडियो को बार बार देखकर या रिकॉर्ड करके अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार नोट्स को भी अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सरकार का ध्यान इस पर है कि शिक्षकों को इसके लिए कैसे तैयार किया जाए। यही वजह है कि स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की तैयारी है। ऑनलाइन शिक्षा उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जो घर पर रहते हुए या काम करते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखना चाहते हैं। यह एक नई शिक्षा प्रणाली है जिसे हर देश अपना रहा है। जो छात्र ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं, उनके लिए निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था कराने की जरूरत है ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रह सके। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वसीउर रहमान फॉर अगेंस्ट। वसीउर रहमान। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और निर्णायक मंडल और मेरे उपस्थित सभी श्रोत साथियों को मेरा नमस्कार। मैं वसीउर रहमान आज आप सभी के सामने ऑनलाइन शिक्षा के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। माननीय महोदय, जैसे कि हमारे पक्ष में बैठे मित्रों ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा एक वरदान बनकर साबित हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये वरदान कैसा साबित हो रहा है, जो हमारे छात्रों को गलत रास्ते पर चलने का बढ़ावा दे रहा है या फिर हमारे छात्रों को उनके माता पिता और वास्तविक दुनिया से दूर कर रहा है। ऑनलाइन शिक्षा की वजह से प्रत्यक्ष शिक्षा एक किला हुआ करता था, लेकिन वो एक अभिशाप बनकर साबित हो रहा है, जिससे प्रत्यक्ष शिक्षा एक किला हुआ करता था जिसमें हम सब छात्र बैठकर शिक्षा का आनंद उठाते थे। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा अभिशाप बनकर साबित हो रहा है जिसकी वजह से ऑनलाइन शिक्षा के प्रयासों की वजह से इस मजबूत किले को निर्ध्वस्त कर दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा वो खूंटा साबित हो रहा है जिसकी वजह से छात्र कोल्हू के बैल की तरह बनकर अपने मकाम पर पहुंचे बिना ही दिन भर ऐसे चलते जा रहे हैं और ऐसे मकाम पर चलते जा रहे हैं जिसके खत्म होने की कोई सीमा नहीं है, और ऐसे मकाम पर चलते जा रहे हैं जिसका हमें कोई अध्ययन नहीं है कि वो सही मकाम पर जा रहे हैं या गलत मकाम पर जा रहे हैं। जैसे कि मेरे मित्र ऑनलाइन शिक्षा के पक्ष में अपने विचार प्रयुक्त किए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वे ऑनलाइन शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं, वो ऑनलाइन शिक्षा को क्या समझते हैं। वो उस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं जिसमें छात्र अपनी उपस्थिति लगाकर गायब हो जाया करते थे या फिर सो जाया करते थे, या फिर उस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं जिसमें वे अपने मित्रों के साथ अन्य ऑनलाइन साइट पर समय व्यतीत करते थे, या फिर उस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की यहाँ महोदय बात की जा रही है जहाँ छात्रों ने अपने शिक्षकों को इतना परेशान किया कि आज उनके वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, या फिर उस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की बात की जा रही है जहां माता पिता अपने बच्चों को महंगे उपकरण न दिलाने में असमर्थ होने पर ऐसे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं कि ना जाने कितने अनगिनत बच्चों ने अपनी पढ़ाई से हाथ धो बैठा है। आदरणीय महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन शिक्षा में टेस्ट हुए, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं हुए, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों ने गूगल नामक सर्च इंजन की सहायता से उसको उत्तर प्राप्त कर ऑनलाइन शिक्षा की फॉर्मेलिटी को पूरा कर दिया। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा विकल्प था जो कोरोना काल में शुरू किया गया था, लेकिन आज वो शिक्षा को हमारे छात्रों के जीवन में एक मुख्य किरदार बन गया है शिक्षा प्राप्त करने का। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बच्चों में रीडिंग हैबिट सबसे ज्यादा समूह में विकसित होती है। मनुष्य प्रतिस्पर्धा को समझता है और प्रतिस्पर्धा के अभाव में बच्चों में स्किल डेवलपमेंट संभव नहीं है। माननीय महोदय, दरअसल जब तक बच्चों में रीडिंग हैबिट, सीडिंग हैबिट तथा बातचीत करने का तरीका विकसित नहीं हो जाता, तब तक छात्र का मन किसी भी कार्य के प्रति लगाव नहीं आएगा। दरअसल शिक्षक हमें सिर्फ स्कूल में पाठ ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि हमारे खाने पीने, बातचीत करने और व्यवहार पर भी नियंत्रण रखते हैं। क्या मैं ये पूछना चाहूंगा अपने पक्ष में मित्रों से, बैठे हुए मित्रों से, क्या ये सब ऑनलाइन शिक्षा में संभव है? नहीं, ये सब ऑनलाइन शिक्षा में संभव नहीं है। जैसे कि मेरे मित्र ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा समय की बचत है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ऑनलाइन शिक्षा किस तरह समय की बचत है।
बच्चे आलसी हो रहे हैं, ये शिक्षण समय की बचत है। बच्चे सुस्त हो रहे हैं, ये समय की बचत है। उनसे जो भी प्रश्न पूछा जाए वो झट से जेब में से मोबाइल निकाल कर ऑनलाइन उसके उत्तर प्राप्त करके हमें बता दिया करते हैं। इससे पता चलता है कि वो ऑनलाइन शिक्षा के गुलाम बन चुके हैं, वो मोबाइल कंप्यूटर के गुलाम बन चुके हैं और पुस्तकों का बिल्कुल अध्ययन करना नहीं चाहते हैं और अपने माँ बाप और वास्तविक दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। आदरणीय महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन शिक्षा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन इंटरनेट है और इंटरनेट की दो सबसे बड़ी कमियां हैं और एक उसकी स्पीड और हर इंसान तक उसकी पहुंच। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां पर ऑनलाइन शिक्षा, इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धि है ही नहीं। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि इंटरनेट और स्मार्टफोन होता क्या है। और मेरे पक्ष के दोस्त ये बताना चाहते हैं कि वहां हम अपने छात्रों के विकसित करेंगे बुद्धि को। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जहां जिस चीज की उपलब्धि ही नहीं है तो वहां अपने छात्रों की विकास और बुद्धि के विकास और शारीरिक विकास को वो कैसे प्रेरित करना चाहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा में नेत्र रोग, बुद्धि का विकास तथा शारीरिक विकास में कमी देखी गई है। लेकिन जब स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो शिक्षक अपने माता पिता अपने शिक्षकों से यही पूछते हैं कि भाई साहब हमारे बच्चों में बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि घर की चार दीवारी में कैद होकर ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कोई भी किसी भी बच्चे का मानसिक तनाव तथा उसकी बुद्धि का विकास तथा शारीरिक विकास नहीं कर सकता है। मैं अपने पक्ष में बैठे मित्रों से पूछना चाहूंगा कि हम ऑनलाइन शिक्षा में प्रैक्टिकल वर्क करना संभव है? नहीं, ऑनलाइन शिक्षा में प्रैक्टिकल वर्क करना संभव नहीं है। स्कूल में हम सिर्फ पढ़ते ही नहीं है तथा अन्य प्रकार की। आपका टाइम खत्म हो गया, धन्यवाद। अगले उम्मीदवार हैं हर्षिता गुप्ता। हर्षिता गुप्ता, आ जाइए। बच्चों, आप लोग अपने अपनी जगह पर बैठे रहें, शोर शराबा ना करें और इस डिबेट का आनंद लें। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने भी उसी को गूगल पे सर्च किया है। इन्हीं विचारों के साथ आदरणीय सभी श्रोतागण, सम्मान्य निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं हर्षिता गुप्ता आज आप सभी के समक्ष ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम अपने एक व्यक्तिगत अनुभव को साझा करना चाहेंगे, जहाँ पे आज मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ और कोविड के समय में मैं कक्षा 9वीं की छात्र हुआ करती थी। अगर सरकार ने आज ऑनलाइन क्लास नहीं चलाया होता तो यकीनन आज मैं कक्षा 11वीं की छात्र नहीं होती। इसीलिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ बल्कि आप सभी के साथ भी हुआ होता। अगर आज आप जिस क्लास में हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने ऑनलाइन एजुकेशन को हासिल किया है। आज हमारे विपक्षियों ने ये कहा है कि बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, तो मेरा उन सबसे बस यही प्रश्न है कि क्या हमें मोबाइल बोलता है कि आप अनुशासनहीन होइए, या फिर क्या हमें मोबाइल ये बोलता है कि आप अपने संस्कार को भूल जाइए? जी यकीनन ये नहीं होगा। आज ऑनलाइन क्लास की मांग हो रही है, यहाँ तक हम देख सकते हैं। अगर आज ऑनलाइन क्लास की मांग नहीं होती तो आज खान सर, जो कि फेमस टीचर हुआ करते हैं, आज उन पे 18.6 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होते। या फिर आज फिजिक्स वाला जिस पे 8.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आज जहाँ तक लग रहा है कि आज इस आधुनिक काल में ऑनलाइन क्लास की मांग हो रही है। आजकल इस आधुनिक काल में समय की बहुत अच्छी मांग है। सब लोग अपना समय को बचाना चाहते हैं। ऑफलाइन में बात करें तो बच्चे अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते हैं, जिसमें उनका लगभग बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। वही समय वो ऑनलाइन एजुकेशन में बचा करके वो कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। खुदा न खास्ता अगर कोरोना वायरस फिर से आ गया या फिर कोरोना जैसी महामारी फिर से आ गई हमारे विश्व पे, तो यकीनन हमको फिर से अपनी शैक्षिक संस्थानें बंद करनी पड़ेगी। फिर हमारी पढ़ाई को एकमात्र जरिया रहेगा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास। तो क्यों ना हम आज से ही ऑनलाइन क्लास को करना शुरू कर दें, ताकि जब हम उस चरण सीमा पर आए तो हमारे पास खूब ज़्यादा सुविधाएं हों। एक कहावत कही गई है, कल करे सो आज, आज करे सो अब। हमें अभी से ही ऑनलाइन एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, ताकि जब हम उस चरण सीमा पर आए तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ऑनलाइन एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध भी हुई है। अंत में मैं एक शायर से अपनी वारी को विराम देना चाहूँगी। एक अरसे बाद किसी अजीज़ ने पूछा, और बताओ बेटा तुम्हारी कॉलेज और पढ़ाई कैसे चल रही है? हमने भी हंसकर बोला, जनाब
बिल्डिंग तो वही खड़ी है, बस शिक्षा बिक रही है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। अगले पार्टिसिपेंट्स हैं अहरा नाज, विपक्ष में बोलने के लिए। पेंटिंग जो प्रतियोगिता भी हुई थी उसका रिजल्ट आ गया है, सर के द्वारा उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा। रेहान सर भी आ जाते हैं आप प्लीज सर। अभी आज पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो मुकाबला हुआ है स्टेट लेवल पे, इसका उन्वान था मुगल कालीन स्थापत्य कला, यानी अहद मुगलिया का फ़न तामीर। तो इसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तकरीबन 36 स्टूडेंट रहे हैं, कंटेस्टेंट रहेंगे, और उसका रिज़ल्ट अभी अनाउंस होने जा रहा है। अगर उनके टीम लीडर हों और बच्चे हों तो यहाँ सुनेंगे। हालांकि मेहनतें सब बच्चे करते हैं, हमने कल भी बताया था कि उसमें सुरखरू कुछ ही होते हैं। जैसा कि एक शेर बहुत पहले से हमारी ज़बान पर, और बहुत अच्छा शेर, कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। एक शेर तो ये हम लोग सुनते रहे, बहुत अच्छा शेर है और हम इसका एहतराम करते हैं, लेकिन इसमें ज़ीद एक आ गई है। दूसरा शेर ये कहता है कि अगर रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे तो रोने दो। अगर रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे तो रोने दो, कहीं रोने से होता है चमन में दीदार पैदा। तो ये आज हमने देखा इस कंपटीशन में, बच्चों ने इस लिहाज से अपनी कोशिश इसमें की और जद्दोजहद किया। बेहतरीन पेंटिंग, बोल दी जैसे ऐसा लग रहा है कि अभी सामने ही वो चीज़ मौजूद है। मैं उन बच्चों का नाम अनाउंस करने जा रहा हूं और वो बच्चे ज़रा सा स्टेज पर आ जाएंगे। रेहान सर इसके इंचार्ज थे, बड़ी मेहनत किया था इन्होंने बहुत पहले से भी, और आज बिल्कुल लगे रहे। मैं इनका सपोर्ट चाहूँगा। ये प्रोग्राम 2 घंटे का रहा है और एक कॉलेज से 2 स्टूडेंट ने, यानी मैक्सिमम 2 ही आप उसमें पार्टिसिपेट होते थे। तो सबसे पहले मैं कंसोलेशन के लिए बच्चों का नाम बोल दूं। 2 बच्चों को कंसोलेशन प्राइज दी जाएगी। वो नेम होल्डर मोहम्मद असद सन ऑफ इरशाद अहमद, MSI इंटर कॉलेज। आप इनके लिए तालियां बजाएंगे। कंसोलेशन सिर्फ 2 बच्चों को मिला है। मोहम्मद अनस। दूसरा नाम निशांत थापा जी, आप तशरीफ लाएं, ये भी कंसोलेशन प्राइज के हकदार हैं। निशांत थापा सन ऑफ सोम बहादुर थापा, RPM एकेडमिक से ये ताल्लुक रखते हैं, आ रहे हैं, इनके लिए क्लैपिंग कर देंगे। और वो नाम जो प्राइज होल्डर हैं, 3rd पोजीशन के लिए सफीना बानो, आपसे गुजारिश है आप तशरीफ लाएं, इनके लिए क्लैप करें। ये मौलाना आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हैं। 3rd पोजीशन सफीना बानो की रही और वो स्टेज पे आ रही हैं। 2nd के लिए भी जोरदार तालियां हो। जोया खातून, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, आपसे गुजारिश है आप भी स्टेज पर आ जाएं। जोया खातून, आपने 2nd पोजीशन होल्ड की है। बेहतरीन तस्वीरें आप लोगों ने बनाई है, पेंटिंग्स दी हैं, बेहतरीन आपकी सोच रही है और हमारे एग्जामिनर्स का दिमाग जहां तक चला है उसमें 1st, 2nd, 3rd पोजीशन आप लोगों ने पाई है। और 1st पोजीशन पे 2 लोग हैं, क्योंकि इसमें यह तय कर पाना मुश्किल था कि कौन सा नाम हम कहां पे रखें। बहरहाल इक्विलेंस पे ये आए और 1st पोजीशन पे सबसे पहला नाम अल्तमत शकील, MSI इंटर कॉलेज, जोरदार तालियां हो। बेहतरीन पेंटिंग आपने इसका नमूना पेश किया है। स्टेज पर आए। और
दूसरा यानी मुश्तरका तौर से कृष्ण वर्मा, एमजी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, आपने इक्वलेंस पाया है, मुश्तरका तौर पर फर्स्ट पोजीशन होल्ड की है। आप भी आ जाएं और एक ग्रुपिंग हो जाएगी रेहान सर के साथ। शाम को पेंटिंग जैसे यहाँ लगनी है, जो प्राइज वाली पेंटिंग है उसको लगाया जाएगा। और रेहान सर जैसा कि बता रहे हैं कि शाम को जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये पेंटिंग्स आप जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं इनके ज़रिए से बनाया हुआ वो पेंटिंग का नमूना यहाँ पर लगाया जाएगा। आप बजाते खुद आप देख सकेंगे उन पेंटिंग्स को शाम को इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इन बच्चों की ग्रुपिंग इस नशिस्त के सदर मजलिस जनाब हफीज़ुल हसन साहब और मेहमान खुसूसी जनाब मुफ्ती आसिफ साहब के साथ हो रही है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग तशरीफ। प्राइस के लिए आप लोग 5:30 बजे आ जाइएगा शाम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित गुरुजनों, सहपाठियों और अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की इस सभा में मैं ऑनलाइन शिक्षा समय के मांग के विपक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा की प्रक्रिया में कई लाभ हुए हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ नुकसान भी हमारे सामने आए हैं। जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा में स्कूल जैसा माहौल ना होने के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बच्चे पढ़ने के बजाय मोबाइल गेम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, चैटिंग आदि गतिविधियां अधिक करते हैं। बच्चों का मन जल्दी भटक जाता है। ऐसे में इंटरनेट कई तरह से हानिकारक सिद्ध हो रहा है। 15 से 20 मिनट बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और फिर सोशल मीडिया साइट पर चले जाते हैं। पढ़ने के बहाने मनोरंजन में अपना समय बर्बाद करना ऑनलाइन शिक्षा के नुकसान से ही जुड़ा है। ऑनलाइन शिक्षा के कारण बच्चों की रचनात्मक क्षमता में कमी आई है। किसी भी प्रश्न का उत्तर छात्र बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण छात्र को किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते समय ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता है। बच्चे किताबों को पढ़ना या उनका अध्ययन करना चाहते ही नहीं हैं। ऑनलाइन शिक्षा के कारण बच्चे घंटों मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। लंबे समय तक इन उपकरणों का इस्तेमाल करने से आँखों की समस्या हो रही है। ऑनलाइन कई छात्रों के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लंबे समय तक स्क्रीन पर ध्यान देना, जिससे आँखों की समस्या हो रही है। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर सिखाना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन शिक्षा में बिल्कुल संभव नहीं है। छोटे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में अभिभावकों को भी साथ में रहना पड़ता है, जिससे अभिभावकों के समय की बर्बादी होती है। गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा बहुत मुश्किल है, क्योंकि विज्ञान के छात्रों को प्रायोगिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, शिल्प, डिज़ाइनिंग, ढोलक, तबला बजाना आदि कोर्स ऑनलाइन शिक्षा से संभव नहीं किए जा सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के कारण
सभी विषयों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा इंटरनेट पर आधारित है, इसके लिए लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है। महंगाई होने के कारण सभी के पास ये उपकरण मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सभी ये ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इंटरनेट कनेक्शन की समस्या होने के कारण कई बार ऑनलाइन क्लासेस असफल हो जाती हैं, जिससे पढ़ाई में भी बाधा होती है। ऑनलाइन शिक्षा की वजह से बच्चे घंटों तक एक ही जगह पर बैठ के मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा से मैं असहमत हूँ, क्योंकि इससे बच्चे का नैतिक विकास नहीं होता है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। साइंस क्विज की जो प्रतियोगिता हुई थी उसका भी रिजल्ट आ चुका है, और मैं ये गुजारिश करूंगा जनाब मंजूर साहब, सीनियर लेक्चरर फिजिक्स से, कि वो आएँ और इसका अनाउंसमेंट करें। मोहतरम हजरात और प्यारे बच्चों, आज सुबह में फर्स्ट राउंड का टेस्ट हुआ साइंस क्विज़ का, 2 ग्रुप में, जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसमें फर्स्ट राउंड में 5 बच्चों का सिलेक्शन जूनियर ग्रुप से किया गया है और 5 बच्चों का सिलेक्शन सीनियर ग्रुप के लिए किया गया है। इन बच्चों का सेकेंड राउंड और फाइनल राउंड का एग्ज़ाम इसी स्टेज पर 2 बजे होगा। तो बच्चे अपना रिज़ल्ट सुन लें, अपना नाम सुन लें जो सेलेक्ट हो चुके हैं, और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको अभी इस पीछे जो हमारा कंट्रोल रूम है उनको सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का अभी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम जूनियर ग्रुप का रिज़ल्ट बताना चाहेंगे। जूनियर ग्रुप में जो सेलेक्टेड 5 बच्चे हैं उसमें अमृता पांडे, कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज। सीनियर ग्रुप है, सीनियर ग्रुप में अमृता पांडे, कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज। ताली बजा दीजिए आप लोग हौसला अफजाई के लिए बच्चों के। मोहम्मद अनस, तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज मऊ। फाजिल खान, MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर। मोहम्मद सुभान, सनवे स्कूल रामपुर। और 5वां बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है मोहम्मद कैफ, हबीब इंटर कॉलेज कोपागंज। तो इन बच्चों से हमारी दरख्वास्त है कि इनका फाइनल राउंड अभी होना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए, उसके लिए 2 बजे टाइम रखा गया है। तो ये 5 बच्चे सेकंड राउंड के लिए और फाइनल राउंड के लिए 2 बजे यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे पंडाल में। और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो अपना पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट अभी कंट्रोल रूम से पीछे हमारा जो ऑफिस है उससे ले लेंगे। दूसरा जो जूनियर ग्रुप का हुआ था साइंस क्विज का कंपटीशन, इसमें भी 5 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। इन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले बरीरा फातिमा, RPM एकेडमी। विशाल भारद्वाज, RPM एकेडमी। इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। मोहम्मद अनस, MSI इंटर कॉलेज। आयुष राज शुक्ला, MG इंटर कॉलेज गोरखपुर। सफिया फातिमा, इमामबाड़ा मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो ये बच्चे जूनियर के हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है फाइनल राउंड के लिए। इन बच्चों से दरख्वास्त है कि ये बच्चे पीछे जो हमारा कंट्रोल रूम बना है वहाँ आकर के अपने पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट ले लें। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका सेकेंड राउंड का ये कंपटीशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन के लिए 2 बजे स्टेज पर किया जाएगा। ओरल सवाल जवाब किए जाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया सर। अब इस डिबेट प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगला नाम है पक्ष के तरफ
अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे मोहम्मद कैफ डाइस पे आ जाएं। ऑनलाइन एजुकेशन समय की मांग, इस पर डिबेट प्रस्तुत किया जा रहा है। इस मियां साहब इस्लामिया इंटरमीडिएट कॉलेज के इस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलसे के आखिरी दिन ये प्रोग्राम आपके सामने है। मोहम्मद कैफ अगला नाम पक्ष के रूप में अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे, वो डाइस पे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और गुड आफ्टरनून। तो मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसके कुछ फायदे गिनाना चाहूँगा। जैसे इंडिया में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जिनका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जिन तक विकास की कमी अभी तक है, जिनमें विकास पहुँच नहीं पाया है अभी। उन सब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि वो उन ग्रामीण क्षेत्रों तक एजुकेशन पहुँचाने का काम करता है। ऑनलाइन क्लासेस उन बच्चों को भी, उन जिम्मेदार बच्चों को भी शिक्षा पहुँचाने का काम करता है जिनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, वो जिस किसी वजह से काम पे चले जाते हैं या उनको किसी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ता है। इन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस एक वरदान साबित हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने यूपीएससी, नीट, जेई, आईआईटी इन सब परीक्षाओं में ऑनलाइन क्लासेस में टॉप किया। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस किया है। जैसे कुछ नाम लेना चाहूँगा। 2017 में यूपीएससी में टॉप किया था, 124वीं यूपीएससी में 124वीं रैंक लाई थी प्रांजल पाटिल ने। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, वहाँ तक ऑनलाइन शिक्षा पहुँचना बहुत मुश्किल है, ऑफलाइन शिक्षा वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा से उन्होंने इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया था। उन्होंने 2 बार इस यूपीएससी एग्जाम को ऑनलाइन शिक्षा की मदद से ही क्लियर किया था। 2016 में उनकी रैंक 734 आई थी और 2017 में उन्होंने उसको इंप्रूव करके 124 रैंक से पास कर लिया था। नाम लेना चाहूँगा सृष्टि जैन देशमुख, जो कि 2018 में जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम को रोल नंबर 4 से पास किया था। उन्होंने भी यही कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र इंडिया में 70% है और 30% आबादी केवल शहरों में रहती है। तो उन 70% लोगों को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। ऑनलाइन शिक्षा अगर हमें ये मौका दे रही है कि हम उन लोगों तक शिक्षा पहुंचा सकें जो 70% लोग पीछे छूट जाते हैं, उनको हम शहरों से जोड़ सकें, उनको हम इन फेमस टीचरों से जोड़ सकें जो कि ऑनलाइन शिक्षा में भाग कर सकते हैं। कुछ टीचरों के नाम लेना चाहूँगा, जैसे खान सर हैं, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं। ये लोग एक फेमस टीचर है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इनसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, उनके पास पैसे की कमी होने की वजह से वो इंस्टीट्यूट्स तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा उन लोगों को एक ऐसा मौका देता है जिसके थ्रू से वो अपने मनचाही टीचरों से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में आपको फीस भी कम देनी पड़ती है। जैसे एक नाम लेना चाहूँगा फिजिक्स वाला का। उन्होंने एक फैसिलिटी तैयार की है कि वो 7,000 रुपये में आपको यूपीएससी की तैयारी कराएंगे तथा वो 4,000 रुपये में आपको नीट की तैयारी कराएंगे। ऑफलाइन शिक्षा में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको 4,000 रुपये में नीट की और 7,000 रुपये में यूपीएससी की तैयारी 1 साल तक करा सके। अगर आपको 2 साल करना है तो आपको 10,000 रुपये में आपको 2 साल की यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। लेकिन ऑफलाइन शिक्षा में कोई ऐसा नहीं है जो आपको इतनी तैयारी करा सके इतने कम से कम प्राइस में। मेरी एक किसी ने कहा था, किसी ने विपक्ष टीम में कहा था, प्रगति जी ने कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस से आंखें खराब हो जाती है। अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन एक संस्था है जो 20 सालों से आंखों से जुड़ी समस्याओं के लिए काम करती है। उस संस्था ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि ऑनलाइन क्लासेस आप 2 घंटे तक लगातार कर सकते हैं और आपकी आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भाई ने कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस अगर आपकी आंखों को छीन ले, आपकी रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ पहुंचाए, आपको डिप्रेस करे, तो क्या वो सही है? तो मेरे भाई, आपने भी 2 साल ऑनलाइन क्लासेस की थी 2020-21 में, और क्या आपकी आंखें छीन ली गई? क्या आपको रीढ़ की हड्डियों में दर्द हुआ? क्या आप डिप्रेशन के शिकार हुए थे? आपने भी 2 साल ऑनलाइन क्लासेस की थी। और उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे दी जाती हैं जिससे आपको फैसिलिटी मिल जाती है। ऑफलाइन क्लासेस में आपको टीचर 1 बार पढ़ाएगा, 2 बार पढ़ाएगा, तीसरी बार वो नहीं पढ़ाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये फैसिलिटी दे दी जाती है कि आप 10 बार देखिए, 1000 बार देखिए, आपको जब तक नहीं समझ में आता तब तक देखिए। ऑनलाइन क्लासेस आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिसमें आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का सोल्यूशन ले सकते हैं। आप फोटो खींच के दीजिए, वो आपको सोल्यूशन दे देगा। ऑफलाइन क्लासेस में आपको किसी की जरूरत पड़ती है, अगर कोई हो तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज आप अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते। ऑफलाइन क्लासेस एक अच्छा माध्यम है, लेकिन उसमें आपको बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार बच्चे हैं जो अपनी स्कूल छोड़ देते हैं, जिनको काम करना पड़ता है, जो कि अपने घर के इकलौते लड़के होते हैं जिनको
काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसलिए वो अपनी स्कूल छोड़ देते हैं, उनको अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ती है, उनको अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि वो अपने मनचाहे टाइम के हिसाब से, अपने मनचाहे समय के हिसाब से, जब वो चाहे सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक आप ऑनलाइन क्लासेस करिए, जब चाहिए तब करिए, जितनी चाहिए उतनी करिए, जब आपको टाइम मिले तब आप ऑनलाइन क्लासेस करिए। ऑनलाइन क्लासेस में आपको नोट्स रिटन में मिल जाते हैं, आपको ऑफलाइन क्लासेस में आपको बुक्स खरीदनी पड़ती है 1200, 1500, 2000, 2500, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप 200 रुपए का केवल रिचार्ज कराइए और आप 1 महीने तक सारी चीजें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें एक्सेस करने के लिए मिल जाती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत ही अच्छा माध्यम है पढ़ने का, इसीलिए सरकार ने भी इसको आगे बढ़ाते हुए टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया है कि ऑनलाइन आप कोडिंग सीखें। क्योंकि जितने लोग भी अमीर हुए हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, मार्क ज़करबर्ग का नाम लेना चाहूंगा, एलन मस्क का लेना चाहूंगा, ये सब लोग अमीर क्यों हुए? क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है। मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क, इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है। टेस्ला एलन मस्क ने किया था, उस एलन मस्क की कंपनी है जो कि एक टाइम इज ओवर, टाइम इज कंप्लीटेड। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे बीच में इमामबाड़ा मुस्लिम सेंटर कॉलेज के नायब सदर, अंजुमन इस्लामिया के नायब सदर मोहतरम जनाब काजी तबस्सुम हुसैन साहब मौजूद हैं। हम अपने कॉलेज की तरफ से, इस सीरत कमेटी की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं कि आप हमारी और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपने कीमती वक्त में से आपने हमें इतना वक्त दिया। सीरत कमेटी आपको एक एजाज़ देना चाहती है, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ और सीरत कमेटी की तरफ से इस एजाज़ को कबूल फरमाएँ। जनाब काजी तबस्सुम हुसैन साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सीरत कमेटी का और कॉलेज के मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको इस एजाज़ से नवाजा, और बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कॉलेज के साबिक़ तालिब इल्म रहे, इस कॉलेज के मैदान में हॉकी खेला, यहाँ के बाद सेंट एंड्रू डिग्री कॉलेज हॉकी टीम के कैप्टन हुए, और इस वक्त मीडिया के ज़रिए आवाम की और समाज की बहुत खिदमत कर रहे हैं मोहतरम जनाब फ़र्रुख जमाल साहब। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और सीरत कमेटी की तरफ से एक छोटे से एजाज़ को कबूल फरमाएँ। मोहतरम जनाब फ़र्रुख जमाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब।